हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। फाइनली एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स को साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग कहाँ होती है, ट्रांसफर्स के क्या स्कोप होते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स होते हैं, प्रोमोशंस में कितना टाइम लगता है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन निकली हुई है। टोटल 1673 वैकेंसीज रिलीज की गई है। हालांकि नॉर्मली हम देखते हैं 2000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज की जाती थी, लेकिन काफी कम वैकेंसीज इस बार रिलीज की गई है। अब इसका रीजन तो पता नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर से स्टार्ट होगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर रहेगी। 3 अलग अलग फेजेस में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 प्रीलिम्स होगा 17th, 18th, 19th एंड 20 दिसंबर 2022 को होगा। फेज 2 मेंस की बात करें तो जनवरी या फरवरी 2023 में एग्जाम होगा। फेज 3 फरवरी या मार्च 2023 में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और ग्रेजुएशन में आपके कितने भी परसेंटेज हो, आप यहां अप्लाई कर सकते हो। डेट की बात करें तो क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एंड एज 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां 3 अलग अलग फेजेस में आपका एग्जाम होगा। फेज 1 प्रीलिम्स होगा, फेज 2 मेंस होगा एंड फेज 3 में आपको ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू देना होगा। साथ ही साथ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिखा गया है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। फेज 1 प्रीलिम्स की बात करें तो पहले जैसे जो पैटर्न रहता था वही पैटर्न है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है प्रीलिम्स में। तो इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांट से टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहां ओवरऑल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इंडिविजुअल टाइम रहता है। टोटल 1 आवर का आपका पेपर रहेगा। प्रीलिम्स में आप जो भी मार्क्स स्कोर करोगे, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो उसके बेसिस पे फिर आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में टोटल वैकेंसी के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। जैसे अभी 1673 वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें इंटू 10 टाइम्स यानी कि 16,730 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। और यहां पे जो प्रीलिम्स का मार्क्स रहता है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहता है। मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पेपर देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। इसके लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा एंड यहाँ 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो टोटल 155 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो यहां आपको इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट देनी होगी, यानी कि लेटर आपको एक लिखना होगा, साथ ही साथ एक एसे आपको लिखना होगा। टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल जो मेंस एग्जाम होने वाला है ये 250 मार्क्स का होगा। मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जो एग्जाम पैटर्न है, इसी में एक मेजर चेंज ये किया गया है कि आप जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको फेज 3 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज 3 में सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली अगर आपने देखा होगा रेलवेज वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें साइको टेस्ट लिया जाता है। तो बैंक में ये जो अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एसबीआई पीओ के लिए, तो हालांकि ये पिछली नोटिफिकेशन भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मेंशन रहता है, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगेन यहाँ पे मेंशन है कि मे बी टेकन, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये लिया जाएगा। तो साइको टेस्ट अगर होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, बहुत से इजी क्वेश्चन रहते हैं। कुछ इसके लिए आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसमें चेक किया जाता है कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। फेज 3 में मेनली ग्रुप डिस्कशन होता है जो 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट रहती है, 30 मार्क्स का ये होता है। तो टोटल जो फेज 3 रहेगा ये 50 मार्क्स का होगा। तो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। मेंस 250 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसे नॉर्मलाइज करके आउट ऑफ 75 मार्क्स निकाला जाता है
एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का होता है, इसे नॉर्मलाइज करके 25 मार्क्स का किया जाता है। तो ओवरऑल आउट ऑफ 100 मार्क्स चेक किया जाएगा कि आप कितना स्कोर करते हो, एंड उसके बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेक्शन के बाद आपको एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होता है। अगर आप विद इन 3 ईयर्स रिजाइन करना चाहते हो एसबीआई पीओ के पोस्ट से, तो आपको 2 लाख रुपीज बैंक को पे करना होगा। यहां पे नंबर ऑफ चांसेस में भी लिमिटेशन रहती है, यानी कि जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए केवल 4 चांसेस रहते हैं, आप 4 बार ही एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 7 चांसेस रहते हैं, एंड एससी एसटी में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई लिमिट नहीं रहती, यानी कि वो कितने बार भी एग्जाम दे सकते हैं। एंड नंबर ऑफ चांसेस डिसाइड होता है आप मेंस के लिए कितनी बार अपीयर होते हो, यानी कि प्रीलिम्स सपोज आपने दिया लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसे एक चांस कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप मेंस में अपीयर होते हो तो उसे आपका एक चांस कंसिडर किया जाएगा। यहां अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपको नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज है, एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना होगा। अब अगर सैलरी की बात करें तो एसबीआई पीओ के पोस्ट में आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। सैलरी के अलावा भी आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। बेसिक पे यहां आपको 41,960 मिलता है। बेसिक पे के अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। एचआरए की जगह आप लीज रेंट भी ले सकते हो, लीज रेंट भी बहुत हाई होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी कितना होता है। फिर सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूं। एसबीआई पीओ के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है। बेसिक पे 41,960 मिलता है जैसा कि आपने यहां देखा। डियरनेस अलाउंस अभी के अकॉर्डिंग मिल रहा है 16,335। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 3,776। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी किस प्लेस में पोस्टिंग होती है, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 लोकेशन या फिर टीयर 3 लोकेशन, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग एचआरए वेरी करेगा। एचआरए की जगह आप लीज रेंट भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके जो ओनर रहेंगे, लैंडलॉर्ड रहेंगे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट वो अमाउंट आता है। अमाउंट कितना रहेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर यहां बात करें तो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है 1,400। अगेन ये भी सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जहां आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहां पे कुछ अरियर्स मिला हुआ है, अरियर्स ऑफ अर्निंग 30,731। तो ये इन्होंने ज्वाइन किया, ये उनकी फर्स्ट सैलरी है, तो पिछले मंथ का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे उन्होंने साथ में क्रेडिट किया है। लर्निंग अलाउंस मिला हुआ है 600 रुपीज, स्पेशल अलाउंस मिला है 6,881 रुपीज। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 1,01,684 रुपीज। ये ग्रॉस सैलरी है। इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शंस भी होते हैं, तो यहाँ आप डिडक्शंस देख सकते हो। ईपीएफ में डिडक्शन हुआ है 4,196 रुपीज। फिर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज। इनकम टैक्स में डिडक्शन हुआ है 4,426 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स कुछ डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ है 200 रुपीज। इसके अलावा यूनियन वगैरह के कुछ डिडक्शन हुए हैं 200 + 200 रुपीज हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ तो कुछ अरियर्स वगैरह में डिडक्शन हुआ है 1,818 रुपीज, एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड डिडक्ट हुआ है 5,583 रुपीज। तो यहाँ टोटल डिडक्शन हुए हैं 16,823 रुपीज। एंड ज्वाइन करने के बाद इनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी, एसबीआई पीओ के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट मंथ की सैलरी बनी है 84,862 रुपीज। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पेट्रोल अलाउंस मिलता है। अगर आपके नाम पे 2 व्हीलर है तो आपको 55 लीटर पेट्रोल का अमाउंट मिलेगा, और अगर आपके नाम पे 4 व्हीलर है, कार है, तो आपको 65 लीटर्स पेट्रोल का अमाउंट मिलेगा। इसके बाद यहाँ न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस मिलते हैं, मोबाइल एक्सपेंसेस मिलते हैं, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस मिलते हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिलते हैं। क्लींसिंग मटेरियल अलाउंस मिलता है लगभग 1100 मंथली। लेबर चार्जेस 900 रुपीज मंथली। फर्स्ट 5 अलाउंसेस को अगर हम कैलकुलेट करें तो मंथली ये 9,000 के आसपास बनता है। इसके बाद आपको यहाँ लीज अमाउंट मिलता है। जैसे अगर आप एचआरए नहीं लेते हो और आप कहीं रेंटेड एकोमोडेशन लेते हो तो वहां पे अगर आपका किसी रूरल एरिया में अगर आपका बैंक है तो वहां लगभग 8,000 रुपीज आपको मंथली मिलता है लीज एकोमोडेशन के लिए। एंड ये जो अमाउंट रहता है ये आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। और अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो आपको लगभग 30,000 मंथली मिलता है लीज एकोमोडेशन अमाउंट। एंड ये अगेन आपके जो लैंडलॉर्ड रहेंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। यूटिलिटी अलाउंस 4,500 मिलता है एनुअली। देन अगर यहाँ फर्नीचर अलाउंस की बात करें तो लगभग 1,20,000 रुपीज मिलता है, प्लस आपको जीएसटी भी मिलता है जो कि 22,000 के आसपास होता है। तो यहाँ टोटल आपको 1,44,000 मिलेगा। इसमें से 50% अमाउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिलता है एंड 50% अमाउंट आपको फर्नीचर के लिए मिलता है। तो
ये जो 50% इलेक्ट्रॉनिक्स का अमाउंट है इसे आप हर 5 ईयर्स में क्लेम कर सकते हो, और ये जो फर्नीचर का अमाउंट है ये आप हर 10 ईयर्स में क्लेम कर सकते हो। फर्नीचर मेंटेनेंस के लिए आपको लगभग 15,000 रुपीज मिलता है एनुअली। अगर आप चाहो तो फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो, एंड ये कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री होता है, और आप इसे लगभग 10 इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को रीपे कर सकते हो। यहाँ मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। इसके साथ ही हर 2 साल में आप लीव फेयर कॉन्सेशन ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या रहती है, क्या क्या काम आपको करना होता है, वर्कलोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर्स कितनी फ्रीक्वेंटली होती है, एंड प्रमोशंस के क्या क्या स्कोप होते हैं। एसबीआई पीओ में सिलेक्शन के बाद आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है, एंड इन 2 सालों में ही आपकी ट्रेनिंग चलती है। आपकी इनिशियल ट्रेनिंग 3 वीक्स की होती है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में होती है। एसबीआई की बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां बैचेस में आपको बुलाया जाता है, एंड वहां आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बैंकिंग की जो भी एसबीआई काम करता है, एंड जो डिफरेंट फील्ड्स में जो काम होते हैं एसबीआई में, वो सारी चीजों के आपको ओवरव्यू दिया जाता है। एंड यहाँ 3 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको आपके ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाती है। एंड ये जो टोटल 2 इयर्स का आपका ड्यूरेशन रहता है ट्रेनिंग का, इसमें हो सकता है आपको 2 से 3 बार ट्रांसफर भी हो, जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस में जाने का मौका मिले। एंड यहाँ पे आप मैनेजर के अंडर वर्क करते हो, और सारी जो भी बैंक में काम होते हैं वो सारी चीजें आप सीखते हो। सबसे पहले आपको रिटेल बैंकिंग समझाया जाता है, जिसमें जनरल बैंकिंग में जितने भी चीजें आती है, बैंकिंग के जो बैंक के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स रहते हैं, डेली का जो वर्क रहता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। इसके बाद एसएमई में आपको जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, उन्हें लोन कैसे देना है, प्रपोजल्स कैसे देना है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती है, ये सारी चीजें आप सीखते हो। इसी के साथ रूरल सेगमेंट ब्रांच में आपको रूरल सेक्टर में जो भी वर्क होती है बैंक की, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। लोन्स कैसे देना है, रिकवरी कैसे करना है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है रूरल सेक्टर के लिए, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें यहाँ आपको बताई जाती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के टाइम में आपको क्लर्क से लेकर मैनेजर के जितने भी काम रहते हैं, सारी चीजें आपको करनी होती है, सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाया जाता है। एंड 2 इयर्स का प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने एसबीआई में ज्वाइन कर लिया है, एज ऑफिसर ज्वाइन किया है, तो जो भी मेरा वर्क रहेगा ऑफिसर लेवल का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफिसर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। अगर आप ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको देखना होता है कि आपके अंडर जितने भी क्लर्क्स वगैरह काम कर रहे हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होती है। दोस्तों, एज बैंक पीओ आपको एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम करना होता है, जिसमें आपको कस्टमर के जो भी इश्यूज वगैरह कुछ अगर आते हैं तो आपको रिजॉल्व करना होता है। उसके बाद फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, या अकाउंटिंग हो गया, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं वो आपको करना होता है। तो जो भी आपके अंडर स्टाफ काम कर रहे हैं, जो भी क्लर्क्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। सुपरविजन आपको करना होता है। फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उन सारी चीजों की नॉलेज आपको गेन करनी होगी, क्योंकि ये आपके डेली वर्क में यूज होगा। प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन सैंक्शन, लोन रिकवरी, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। बैंक में आपको बहुत सारे मैनेजरियल टास्क भी करने होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं, ये भी आपको करने होते हैं, जैसे कि चेकबुक इशू करना, एटीएम पिन से रिलेटेड कुछ काम रहा तो वो करना, या फिर नया अकाउंट खोलना, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ काफी वर्कलोड आपके पास रहता है, बहुत वर्क प्रेशर भी रहता है, बहुत सारे डिफरेंट काम आपको यहाँ करने होते हैं। पोस्टिंग की अगर बात करें तो आप जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग ले सकते हो, या फिर जो भी बैंक एसबीआई के जो भी डिफरेंट ब्रांचेस है वहां आपको पोस्टिंग मिल सकती है। किसी भी ब्रांच में अगर आप एज ब्रांच मैनेजर काम करते हो, तो वहां अगर कस्टमर की कोई भी इशू आती है, कुछ कंप्लेंट वगैरह आती है, तो उसे आपको रिजॉल्व करना होगा, उसे मैनेज करना होगा। इसी के साथ जो भी वहां की डेली ब्रांच की जो भी डेली ऑपरेशंस रहती है, ये प्रॉपर चलनी चाहिए, इसे इंश्योर करना आपका काम होता है। आपके अंडर जो भी स्टाफ है, जो भी क्लर्क्स काम कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें आपको देखनी होती है। सुपरविजन आपको करना होता है। उसके बाद अगर टारगेट्स की बात करें तो आपको जैसा कि आपको पता है कि आजकल बैंक्स में टारगेट दिए जाते हैं, लोन का टारगेट होता है, देन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों के टारगेट दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को पूरा करना ये आपका काम रहता है। अगर आपके ब्रांच में स्टाफ की कोई इशू होती है या कोई अदर प्रॉब्लम अराइज होती है, तो इन सारी चीजों का हैंडल करना ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो अगर आपकी ब्रांच में पोस्टिंग होती है तो यहाँ वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। वहीं अगर आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस
या फिर जोनल ऑफिस में हो जाती है, तो यहाँ पे जो वर्क प्रेशर रहता है ये काफी कम होता है। यहाँ आपकी पोस्टिंग या तो स्टाफ डिपार्टमेंट में हो सकती है, आप चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्क प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आगे जाना चाहते हो, बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको ब्रांच में पोस्टिंग लेना कंपलसरी है, ताकि आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सको और जो भी बैंकिंग की डेली एक्टिविटीज रहती है, बैंकिंग के वर्क रहते हैं, इन सारी चीजों को आप सीख सको। दोस्तों, अगर आप एसबीआई पीओ में ये सोचकर ज्वाइन कर रहे हो कि यहाँ 10 to 5 ही वर्क रहेगा एंड बाकी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस रहती है 10 बजे आपको जाना है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वर्क लोड भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 6-7 बजे तक रुकना पड़े या कभी कभी 8 बजे तक भी रुकना पड़े। लेकिन अगेन ये जो टाइमिंग होती है ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है। कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं जहां पे आप 10 बजे जाते हो एंड 6:30 तक आपका काम ओवर हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है। एंड कुछ ब्रांचेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पे आपको हो सकता है 7 बजे 8 बजे तक रुकना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हॉलीडेज हैं या जो वीकेंड्स हैं उसमें भी जाके आपको काम करना पड़े, क्योंकि अगर ऑडिटिंग वगैरह चलती है या फिर वर्क का प्रेशर ज्यादा रहता है तो फिर अगर आपको काम कंप्लीट करना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आजकल बैंक में क्रॉस सेलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस वगैरह देना, या गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आती है इन्हें इंप्लीमेंट करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। अगर कोई नई बैंक की टेक्नोलॉजी आई है तो उसे इंप्लीमेंट कराना, उससे प्रमोशन करना और लोगों को इसके बारे में बताना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों, एसबीआई पीओ की जॉब एक एंट्री लेवल मैनेजेरियल पोस्ट है एंड यहाँ अगर सैलरी की हम बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आपकी जो बेसिक पे रहती है ये 41,000 पर मंथ की रहती है एंड ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 65 to 70,000 सारे अलाउंसेस के साथ अगर कैलकुलेट करें तो 65 to 70,000 आपकी मंथली बनेगी। तो अगर एक फ्रेशर के नजरिए से देखा जाए कि आपने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आपकी फर्स्ट मंथ से ही आपकी 65 to 70,000 आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, तो आपको आपसे काम भी उसी लेवल का लिया जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन सर्व करना होता है एंड ये 2 इयर्स में आपकी ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन टेस्ट देना होता है जो कि 2 इयर्स के बाद आपका होगा। एंड इसमें आप अगर पहले जो पॉलिसी थी उसमें होता था कि पहले आप अगर 75% स्कोर करते हो कंफर्मेशन टेस्ट में तो आप डायरेक्टली स्केल 2 में चले जाते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर में आप स्केल 1 पे रहते हो, आपकी सैलरी स्केल 1 की रहती है एंड 75% से ज़्यादा स्कोर करने के बाद आप डायरेक्टली स्केल 2 में चले जाते थे एंड अगर 75% से कम आपके मार्क्स रहते हैं तो आप स्केल 1 में ही रहते हो। लेकिन अभी ये पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी गई है। अब यहाँ कट ऑफ 50% कर दिया गया है कंफर्मेशन टेस्ट का। अगर आप 50% स्कोर करते हो तो आप कंफर्म हो जाओगे, लेकिन आप स्केल 2 में नहीं जाओगे, आप स्केल 1 में ही रहोगे। मतलब 50% से ज़्यादा आप जितना भी स्कोर करो, 75-80% जो भी आपका है, आप स्केल 1 में ही रहोगे, तो आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर रहोगे। अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर कंफर्मेशन टेस्ट में 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। तो बैंक आपको दोबारा एक चांस देती है, आपको सेकंड चांस मिलेगा। अगर सेकंड चांस में मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं, 50% दे दिया जाता है। बहुत कम ही, रेयरली ऐसा होता है 4 साल या 5 साल में आप देखोगे कि किसी को निकाला गया, अदरवाइज किसी को निकाला नहीं जाता है, आपको किसी तरह पास कर दिया जाता है, 50% दे दिया जाता है। तो इसलिए इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद। जब आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, इसके बाद 2 ईयर सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होगी एंड आप डिप्टी मैनेजर बन जाओगे एंड स्केल 2 आपकी सैलरी हो जाएगी स्केल 2 की। इसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगी ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी आपको इंटरनल लर्निंग होती है, वो आपको करनी होती है। JAIB कोर्स, CAIB कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह चलती है, ये सारी आपको अटेंड करनी होती है। आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है हर साल एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशंस होती है। तो डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर सर्व करने के बाद आप मैनेजर बन जाते हो, या कहें तो आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। एंड यहाँ 4 to 5 ईयर सर्व करने के बाद आप चीफ मैनेजर बन जाते हो एंड चीफ मैनेजर के पोस्ट पे 5 ईयर सर्व करने के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हो। तो अगर यहाँ असिस्टेंट मैनेजर से या एक बैंक PO से असिस्टेंट जनरल मैनेजर बने तक का जो टाइम रहता है ये लगभग 14 to 15 ईयर्स रहता है। एंड इसके बाद जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद जो प्रमोशंस होते हैं
वो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशंस की पॉलिसी होती है या जो हायरार्की रहती है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर रहती है। मतलब कि जो लोअर मोस्ट जो पोस्ट रहते हैं उसमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रमोशंस देखते हो जो टॉप के लेवल रहते हैं, जो टॉप के पोस्ट रहते हैं, वहाँ की जो वैकेंसीज रहती है बहुत कम हो जाती है। तो वैसे ही वही स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर देखें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद जो प्रमोशंस होती है वो लगभग 4 इयर्स में होती है। एजीएम के बाद 4 इयर्स के बाद आप डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाते हो। इसके बाद आपकी जब प्रमोशंस होगी तो आप जनरल मैनेजर बनोगे। इसके बाद आप चीफ जनरल मैनेजर बनोगे, देन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद जो पोस्ट होती है वो होती है चेयरमैन की। लेकिन एक चेयरमैन की बात करें तो ये यहाँ पे आपकी प्रमोशंस नहीं होती, यहाँ रिकमेंडेशन दी जाती है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक बैठती है जो कि रिकमेंडेशन देती है कि किसे चेयरमैन बनाना है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर चेयरमैन सेलेक्ट किया जाता है एंड फिर चेयरमैन बनते हैं। दोस्तों एसबीआई की टोटल 101 जोनल ऑफिसेज है एंड 17 लोकल हेड ऑफिस है, एंड जो लोकल हेड ऑफिस रहती है उसके हेड रहते हैं चीफ जनरल मैनेजर। तो मैक्सिमम लोग जो भी एसबीआई में एज पीओ ज्वाइन करते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो, और प्रमोशंस अगर उनको टाइमली मिलती जाती है तो मैक्सिमम वो चीफ जनरल मैनेजर या फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बन के रिटायर होते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि बैंक में भी एज लिमिट है कि 60 इयर्स की रिटायरमेंट एज रहती है। अगर आप एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट तक जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि आपको जो जितने कम एज में आप ज्वाइन करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। जैसे कि अगर आप 21 या 22 के एज में ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छा रहना चाहिए। मतलब आप जब बैंक में ज्वाइन करने के बाद आपकी हर साल जो इवेल्युएशन होती है आपकी परफॉर्मेंस की वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए। एंड तीसरी चीज़ होती है फास्ट प्रमोशंस। अगर आपको प्रमोशंस टाइमली मिल रही है एंड फास्ट मिल रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर तक के लेवल तक पहुंचोगे एंड हो सकता है आप चेयरमैन भी बन जाओ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप हमारे चेयरमैन है एसबीआई के मिस्टर दिनेश कुमार खारा, तो उन्होंने 1984 में एसबीआई में ज्वाइन किया था एंड फिर आज 2019 में एक्चुअली रिकमेंड कर दिया गया था उनका नाम चेयरमैन के पोस्ट के लिए। लेकिन 2020 में फाइनली अक्टूबर 2020 में उन्होंने एज चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्हें टोटल 36 ईयर्स लग गए प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट से चेयरमैन के पोस्ट तक पहुंचने में। दोस्तों आपने कई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ को देखा होगा कि उनकी होम टाउन रहती है दिल्ली में और वो उनकी पोस्टिंग रहती है चेन्नई में। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उन्हें इतने दूर भेज दिया जाता है? सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट होता है एसबीआई में? जैसा कि आपको पता है कि टोटल 17 सर्कल्स में ऑल ओवर इंडिया में जोन्स डिवाइडेड है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अलॉटमेंट होती है एंड उसके बाद जो पोस्टिंग आपकी होगी उसी सर्कल में होती है। सर्कल से क्या, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाया जा सकता है। फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होगी, होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रांसफर की क्या पॉलिसी रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं जॉब यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर की क्या पॉलिसी है। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ऑल ओवर इंडिया में एसबीआई के जितने भी बैंक्स हैं उन्हें सर्कल्स में बांटा गया है, जैसे कि बेंगलुरु सर्कल, दिल्ली सर्कल, चेन्नई सर्कल, अहमदाबाद सर्कल। एंड आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, मेंस के बाद आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप कौन से सर्कल में आप पोस्टिंग चाहते हो। एंड ये जो सर्कल की अलॉटमेंट होती है ये एक्चुअली फाइनल जब आपकी जिस दिन रिजल्ट आएगी उसी दिन आपका सर्कल में अलॉटमेंट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन सी सर्कल अलॉट हुई है। एसबीआई में टोटल 17 सर्कल्स हैं एंड कौन सी सर्कल में आपकी पोस्टिंग मिलेगी ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकुलर सर्कल में कितनी वैकेंसीज है, आपका प्रेफरेंस क्या है एंड आपके मेंस प्लस इंटरव्यू में आपका जो टोटल मार्क्स है वो कितना है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स की पोस्टिंग अगर कोई गर्ल सपोज कि दिल्ली में रहती है एंड उसकी पोस्टिंग चेन्नई कर दी जाए या चेन्नई के किसी या तमिलनाडु के किसी गांव वगैरह में पोस्टिंग कर दी जाए तो ये देखा गया है कि वो फिर रिजाइन कर देती है क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहती है, क्योंकि सेफ्टी की भी इशू हो जाती है। तो इसलिए नॉर्मली गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा
सर्कल का वो दिया जाए, एंड या तो उनको होम पोस्टिंग मिल जाए या फिर उनके होम टाउन से नियरेस्ट यानी कि 100-200 किलोमीटर में जो बैंक जहां पे वैकेंसी है वहां उनकी पोस्टिंग कर दी जाए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, उनकी जो भी प्रेफरेंस रहती है वही उन्हें दिया जाता है। लेकिन अगर बॉयज़ की बात करें तो पार्टिकुलरली बॉयज़ की ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है, आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सर्कल मिल सकती है एंड आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी उसके ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 फैक्टर्स है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा कई बार देखा भी गया है कि मार्क्स भी अगर किसी पर्सन के अच्छे हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो उनकी जो प्रेफरेंस उन्होंने मांगा था वो उन्हें नहीं मिली। तो अगर आप लड़के हो तो आप टेंशन फ्री रहो, ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग एसबीआई में कहीं भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं जहां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है एंड कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा सरप्लस है, यानी कि मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो जो डेफिसिट सर्कल्स हैं उनमें अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर एंड नॉर्थ ईस्ट की जो रीजन है वो प्राइमरी आती है। एंड सरप्लस सर्कल में आपकी दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की या बैंक्स की प्रिपरेशन करते हो मोस्टली नॉर्थ के ही लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो सारे सर्कल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर है। अब अगर बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि अगर उनकी होम टाउन दिल्ली है, जैसे सपोज आपकी होम टाउन दिल्ली है और आपके जो मार्क्स हैं आपको पता है कि एवरेज आप स्कोर करने वाले हो, और उस समय अगर आप दिल्ली सर्कल अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ ऑलरेडी सरप्लस है, तो वो फिर आपकी सेकंड थर्ड प्रेफरेंस नहीं देते हैं, सीधा आपको जो डेफिसिट सर्कल है वहां भेज देते हैं। तो कई बार इसलिए आपने देखा होगा कि किसी पर्सन की अगर दिल्ली पोस्टिंग है, दिल्ली होम टाउन है, तो उसकी पोस्टिंग चेन्नई मिल जाती है। एक सर्कल अगर आपको अलॉट हो गई तो वहां पे एटलीस्ट जब तक आप स्केल 5 तक पहुंचते हो, यानी कि एजीएम लेवल तक जब तक आप पहुंचोगे तब तक वहां पे आपको उसी सर्कल में रहना होता है। यहाँ ट्रांसफर भी होती है, यानी कि इंटर सर्कल भी आप की ट्रांसफर होती है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। उसके लिए भी आपको 3 to 4 ईयर्स वेट करना पड़ता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी अगेन सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप जब भी सर्कल की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी तो आप हमेशा वो लोकेशन भरना जो आपके होम से नियर हो एंड सरप्लस ना हो, यानी कि वो जो सर्कल रहेगी वहां पे वैकेंसी रहनी चाहिए एंड आपके होम से नियर रहनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाना चाहते हो, ट्रांसफर लेना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे उसकी क्या पॉलिसी रहेगी। सबसे पहले तो स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे ये किया जा सकता है कि अगर सपोज कि आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर ये हो सकता है कि आपको अपने सर्कल, आपकी जहां पोस्टिंग रहेगी वहां से आपका जो भी प्रेफरेंस रहेगा, यानी कि जिस सर्कल में आप जाना चाहते हो वहां आपकी पोस्टिंग कर दी जाए। एक और कंडीशन ये होती है कि अगर आप एसबीआई में वर्क कर रहे हो एंड आपकी स्पाउस भी एसबीआई में वर्क कर रही है लेकिन वो किसी और सर्कल में है, तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ये कर सकती है कि या तो आपको उनकी जो भी सर्कल है वहां भेज दे या फिर उन्हें आपके सर्कल में प्लेस कर दिया जाए। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सपोज किसी साउथ वाले पर्सन को अगर दिल्ली सर्कल मिल गया या नॉर्थ सर्कल मिल गई एंड आप नॉर्थ में रहने वाले हो एंड आपको साउथ की कोई चेन्नई सपोज या बेंगलोर सर्कल मिल गई, तो फिर आप अपने आपस में स्वैप कर सकते हो। एंड ये स्वैप कभी भी किया जा सकता है, यानी कि इवन 3 साल के पहले भी आप अगर ये अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हो, स्वैप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। एटलीस्ट 2 ईयर्स वर्क करने के बाद आप किसी भी दूसरे सर्कल में अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। लेकिन अगेन ये जो लिस्ट होती है ये बहुत बड़ी रहती है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होता है दूसरे सर्कल में ट्रांसफर के लिए, एंड इसलिए यहाँ आपको 4 से 5 साल लग सकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए एंड आपकी ट्रांसफर ना हो, क्योंकि ये अगेन नंबर ऑफ वैकेंसी एंड सीनियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर साल लगभग 15 की लिस्ट रहती है, यानी कि 15 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफर किया जाता है। अगर इनिशियल लेवल यानी कि पीओ लेवल की बात करें तो जब आप स्टेट बैंक में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करोगे तो आपकी 2 ईयर्स की ट्रेनिंग रहेगी एंड ये प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पोस्टेड रहोगे एंड इसके 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, किसी और ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी, वहां आप 6 मंथ्स वर्क करोगे, काम सीखोगे। तो दोस्तों ये थी एसबीआई पीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।